गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फाइनल का जो 6 पेपर हम पढ़ रहे हैं इतने दिन से, पॉलिटिकल पार्टी, उसके अभी तक हमने लाभ, राजनीतिक दल का निर्माण कैसा होता आदि पर चर्चा विस्तार से की है। आज उसी के अंदर हम पिछले जो हमने अपने व्याख्यान में दल पद्धति के प्रमुख लाभ बताए थे, आज उसी के आगे हम दल पद्धति के दोष पर एक अवलोकन करेंगे। राजनीतिक दलों के लाभों की विवेचना से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि हम राजनीतिक दलों के राजनीति को कलुषित बनाने वाले कार्यों से बेखबर हैं। वस्तुतः जहां राजनीतिक दलों की उपयोगिता है, वहीं उनके अंदर कुछ दोष भी हैं। तो प्रमुख रूप से मैं आपको कुछ बिंदु बता रही हूँ। सबसे पहले, जनता में द्वेष एवं कटुता पैदा करना। राजनीतिक दलों के कारण जनता में द्वेष एवं कटुता की भावना उत्पन्न होती है। वे जन जीवन में बेईमानी, असत्य, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता एवं अन्य बुराइयां फैलाते हैं। निर्वाचनों के समय वे नैतिक मूल्यों को पूर्णतया भुलाकर मिथ्या प्रचार करते हैं तथा जनता को गुमराह करते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रश्नों पर एकाकी विचार प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य दलों के नेताओं के ऊपर भी कीचड़ उछालते हैं। वहीं दूसरी ओर देश की एकता पर आघात करना। बच्चों, दल देश की जनता को 2 या अधिक भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को भी ठोस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए गए हों, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी अथवा गुटबंदी की संकीर्णताओं में उलझने वाले होते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों में ब्राइस ने इसको समझाने का प्रयास किया है। दल केवल व्यवस्थापिका सभा को ही नहीं, बल्कि राष्ट्र को भी 2 परस्पर विरोधी पक्षों में बांट देता है और विदेशी राज्यों के सामने देश का विभाजित रूप प्रस्तुत करता है। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि जो राजनीतिक दल में जो 2 पार्टियां होती हैं, एक पक्ष की और एक विपक्ष की, वो जो एक अपनी पॉलिसी बना करके जनता को आगाह करती है, दूसरी उसको फॉलो करने के लिए कहती है, तो इस सब में जनता क्या होती है, दिग्भ्रमित हो जाती है बच्चों। और ब्राइस इसी को कहना चाह रहे हैं कि जब ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो विदेश के अंदर भी हमारे राज्यों का ये जो विभाजित रूप है वह दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा। दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केवल बहुमत दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री आदि उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं। बहुत से अच्छे नेता जो विपक्ष में आ जाते हैं, उनकी सेवाएं शासन को रचनात्मक रूप में नहीं डाल पाती। अनेक बार श्रेष्ठ नेता दल में फंसना नहीं चाहते और साधारण तथा सस्ते नेता नेतृत्व संभालने का अवसर पा जाते हैं। इस प्रकार दलबंदी के स्वरूप किसी भी देश को वहाँ के योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है। अगला पॉइंट है विरोध के लिए विरोध। दल पद्धति का एक स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि विरोधी पक्ष उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्य का विरोध करता है। विरोधी पक्ष शासन के उन कार्यों की भी आलोचना करते हैं जो लोकहित की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। ब्राइस के शब्दों में संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जहां वाद विवाद और आपसी झगड़ों में भी जनहित को भुला दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है बच्चों, वह है अधिनायकत्व को प्रोत्साहन देना, यानी कि डिक्टेटरशिप को अपनाना और उसको प्रोत्साहित करना। दल पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुमत दल की सरकार बनती है। बहुमत दल उसे जनता की सरकार बनाता है। इससे अल्पमत की उपेक्षा होती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो बहुमत की सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री की तानाशाही स्थापित हो जाती है। जेनिक्स के शब्दों में, जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ है, वह कुछ समय के लिए अधिनायकत्व स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट है बच्चों, दल प्रथा भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है। दलबंदी में से समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। निर्वाचन में येन केन प्रकारण अपने उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए दल हर प्रकार के भ्रष्ट तरीकों का सहारा लेते हैं।
चुनाव के दिनों में दल मान्यताओं में खूब पैसा बांटते हैं। जब इतना पैसा खर्च करके कोई दलीय प्रत्याशी विजयी होता है तो बच्चों वह अप्रत्यक्ष रूप से अनेक तरीकों से दल को लाभ पहुंचाता है। अमेरिकी राजनीति लूट प्रणाली या लूट प्रथा व दलीय भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। अगला जो पॉइंट है बच्चों, व्यक्तिक स्वतंत्रता का हनन। दल व्यवस्था में पाया जाने वाला अनुशासन व्यक्ति की आत्मा तथा अंतःकरण की स्वतंत्रताओं को सीमित करता है। दल के सदस्यों को कई बार अपनी स्वतंत्र इच्छा को दबाना पड़ता है तथा उन्हें दलीय सचेतकों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। वस्तुतः आजकल दल संबंधी समस्त निर्णय उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा लिए जाते हैं और सामान्य सदस्यों की कोई आवाज़ नहीं होती। लिकॉक के शब्दों में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, दलीय प्रणाली उसी व्यक्तिगत विचार और कार्य संबंधी स्वतंत्रता का दमन करती है जिसे लोकतंत्रात्मक सरकार का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है। बच्चों, कहने का अभिप्राय है दलीय प्रणाली उसी व्यक्तिगत विचार यानी कि व्यक्ति विशेष का विचार और कार्य संबंधी जो वह कार्य करता है की स्वतंत्रता का दमन करती है, यानी कि उस व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता की को खत्म करने का प्रयास करती है, जिसे लोकतंत्रात्मक सरकार यानी प्रजातंत्र वाली सरकार आधारभूत सिद्धांत मानता है, उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है बच्चों, दल पद्धति गुटबंदी पैदा करती है। वॉशिंगटन के शब्दों में यह जाति को दूषित ईर्ष्याओं से, झूठे भयों से एक दल को दूसरे दल के विरुद्ध शत्रुता उत्तेजित करती है और कभी कभी यह उपद्रवों और राजद्रोहों के जाल रचती है। दलबंदी से गुटबंदी की खतरनाक भावना मजबूत होती है, देशभक्ति का विचार पीछे पड़ जाता है और दलबंदी की भावना उग्र हो जाती है। तो बच्चों, ये दल पद्धति के कुछ प्रमुख दोष हैं। अब एक सफल दलीय व्यवस्था के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। दलीय व्यवस्था में अनेक दोष होते हुए भी आधुनिक काल में लोकतंत्र के संचालन के लिए दलीय व्यवस्था अनिवार्य बन गई है। अब तक किसी भी विद्वान ने यह नहीं दिखाया कि दलीय व्यवस्था के बिना शासन का संचालन कैसे हो सकता है। यह सर्वविदित है कि राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया तो अनेक गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी और दल पद्धति को समाप्त करने की बजाय उसके अंदर जो दोष हैं उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे और उसके लिए कुछ सुझाव हैं। उसमें सबसे पहला है शिक्षा का प्रसार। यह बात निर्विवाद है और सर्वविदित है कि शिक्षित जनता राजनीतिक समस्याओं को समुचित रूप से समझ सकती है तथा दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन करती है। अतः शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। सेकंड, आर्थिक स्थिति में सुधार। गरीब जनता को राजनीतिक दल खरीद सकते हैं, अतः जनता की गरीबों को भी दूर करना चाहिए जिससे उसके मत को कोई खरीद ना सके और पूंजीपतियों का दल पर नियंत्रण ना। नेक्स्ट, सहिष्णुता। विविध राजनीतिक दलों के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना विकसित होनी चाहिए। शासक दल को चाहिए कि विरोधी दल की भावनाओं का सम्मान करे और विपक्षी दलों को भी चरित्र हनन की गंदी राजनीति से दूर रहना चाहिए। इसके बाद बच्चों, सिद्धांतों के आधार पर दलों का संगठन। राजनीतिक दलों का संगठन निश्चित आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय जैसे संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर गठित दल देश का अहित ही करते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, द्विदलीय व्यवस्था। राजनीतिक दलों की संख्या यथासंभव कम होनी चाहिए। 2 या 3 दल होने से स्थिर सरकारों का निर्माण होगा तथा सामान्य जन के लिए मतदान करना आसान हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि जितने अधिक दल होंगे जनता होती है दिग्भ्रमित होएगी और वह अपना बहुमूल्य वोट किसी भी व्यक्ति के हाथ में डाल देगी। इसलिए 2 या 3 दल हों और अच्छे दल हों जो जनता की आम सहमति बन सके जिसके ऊपर,
और वो जनता के लिए कार्य भी करें, तो वो हमारे सबके राष्ट्रीय हित में होगा, जनता के हित में होगा। इसलिए द्विदलीय व्यवस्था का राजनीतिक दलों में होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है बुनियादी एकता। किसी भी देश में बुनियादी समस्याओं के बारे में विविध दलों में आम सहमति होनी चाहिए। यदि दलों में आम सहमति नहीं होगी तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की राजनीति की शुरुआत होगी, और ऐसी राजनीति राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल रहती है। तो बच्चों, हम अगर निष्कर्ष रूप में कुछ कहेंगे तो ये कहते हैं कि प्रतिनिधि सरकार में दल अपरिहार्य है। दल ही वैधानिक सरकार को जन शक्ति और गति देकर उसे परिचालित करते हैं, अतः उनके दोषों को दूर करना चाहिए ताकि दल व्यवस्था और भी अच्छी और मजबूत बन सके। आज के व्याख्यान में इतना।